नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी, हर हर महादेव जी। आज एक खबर है और वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं वो स्कूल स्कूल प्रबंधन यानी स्कूल मालिकों की तरफ से बंद किए गए हैं। बंद करने की वजह है, आजमगढ़ में बीते दिनों एक पब्लिक स्कूल में घटना हुई जहां 10वीं क्लास की एक बच्ची की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। ये बताया गया कि वो स्कूल में मोबाइल लेके चली गई थी। मोबाइल मिलने के बाद उसको आरोप ये हैं टीचर्स पर और स्टाफ पर कि उन्होंने उसको एम्बरेस किया काफी, और उसके बाद स्कूल की ही तीसरी मंजिल से उस बच्ची ने छलांग लगा दिया। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, क्लास टीचर की गिरफ्तारी हुई, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई। उसी कार्रवाई के विरोध में सारे पब्लिक स्कूल्स सीबीएसई बोर्ड के आज उत्तर प्रदेश में बंद हैं। कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? क्योंकि पेरेंटिंग पे हम लोगों ने पिछला एपिसोड किया था जिस पर बातचीत की थी जो कोटा पे सेंट्रिक था। आज ये सामयिक घटना है तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग, स्कूलिंग, ये सारे विषय इससे जुड़ते हैं। कैसे देखेंगे आप इस पूरे विषय को? अवनीश जी, मुझे एक बात बताइए। मैं आपके सवाल का जवाब भी एक सवाल से ही दे रहा हूं। पिता ने, माता ने बच्चे को डांटा, दादा या दादी ने भी बच्चे को डांटा। आपने भी अपने बच्ची को कभी डांटा होगा, बेटे को कभी। मैंने भी डांटा है। दुनिया का ऐसा कौन सा माँ बाप है जिसने अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए कभी नहीं डांटा होगा या दो पड़ाका नहीं मारा होगा? बिल्कुल। आपका बेटा बेटी या किसी का बच्चा घर से तिमंजिले से कूद के मर जाए तो माँ और बाप के खिलाफ हत्या का मुकदमा पहले आप दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सबसे पहला जवाब मुझे दीजिए। ये समाज, एक माँ ने अपने बेटे को दो पड़ाका मार दिया और बेटा तिमंजिले से कूद गया। माँ के खिलाफ ये समाज, ये व्यवस्था, ये पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं माँ और बाप के खिलाफ? यदि होना चाहिए तो फिर टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ भी होना चाहिए। परंतु यदि माँ और बाप को हत्या के, आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जाता है, यदि, तो फिर टीचर और प्रिंसिपल को भी नहीं माना जाना चाहिए। अब ये बड़ा कठिन पक्ष है और ऐसे अगर देखा जाए तो किसी विज्ञान के आधार पर अगर इसका विश्लेषण करें तो आपकी बात बिल्कुल सही समझ में आती है कि अगर एक जगह बच्चा के साथ अगर कोई इस तरह का दुखद घटना हो रही है तो अगर पेरेंट्स के खिलाफ इस तरह की बात नहीं आती है तो प्रिंसिपल और या उसके स्कूल के स्टाफ के खिलाफ क्यों नहीं? लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज जब मैं सुबह से अपडेट्स ले रहा हूँ, सूचनाएं ले रहा हूँ, तो पेरेंट्स में बहुत बड़ा आक्रोश है और सारे लोग विद्यालयों के खिलाफ हैं। मैंने इस तरह की भी बातें देखी कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब ये कौन सा भौंडा तरीका है और स्कूल सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये माफिया हैं, ये दिस हैं, दैट है। तो जन भावना के ज्यादातर स्कूलों के खिलाफ है। ऐसा क्यों है? अवनीश भाई, आपको तो पता है कि शिक्षण के क्षेत्र में मैंने अपना करियर आज से 35 साल पहले पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, सरकारी नौकरी छोड़ के। सरकारी नौकरी को साइड लाइन करके, किसी मजबूरी में नहीं। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोच था। तो टीचिंग फॉर मी वॉज अ पैशन, नॉट प्रोफेशन। पहली बात, सरकारी पक्की नौकरी थी। वहां से मेरा करियर शुरू हुआ और 1 साल पहले तक मैं डिफरेंट सीबीएसई स्कूल्स में, जो कि करोड़ों रुपए के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां तक का मुझे अनुभव है। इसके साथ पहलवानी में छोटे बच्चों को 8 साल से लेके और ओलंपिक चैंपियंस तक को के साथ बात व्यवहार कोचिंग
पढ़ाई लिखाई की अनुभव है। सर बात पता है क्या है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल और अभिभावक के बीच में जो रिश्ता है ना, वो बन गया है उपभोक्ता का। आज पेरेंट स्कूल को एक बहुत बड़ा शोषक मानता है, एक ऐसी संस्था जो उसका शोषण कर रही है, उससे हर महीने 4-5 हजार रुपया ऐंठ ले रही है, डाका डाल रही है। ये एक जनरल सेंटिमेंट है पेरेंट्स में। सिनेमा हॉल अगर 800 रुपए का पॉपकॉर्न बेच रहा है तो सिनेमा हॉल के प्रति कोई आक्रोश नहीं मुझे समाज में दिखाई देता। एक सिंपल सा सूट अगर कोई डिजाइनर 35,000 का बेच रहा है, उस डिजाइनर के प्रति या इतने बड़े शोरूम जो इतने महंगा सामान बेच रहे हैं ब्रांड के नाम पे, उनके प्रति मुझे समाज में कोई आक्रोश नहीं दिखाई देता। परंतु पूरा देश आक्रोशित है कि ये स्कूल मुझसे 1,000, 2,000 या 5,000 रुपया महीना फीस क्यों ले रहा है। तो देखिए, वो आक्रोश तो सीधे सीधे एक उपभोक्ता का अपने सर्विस प्रोवाइडर के प्रति आक्रोश है। उसको मैं सीधे ये मानता हूं। स्कूल ये अब अभिभावक ये मानता ही नहीं कि स्कूल मेरे बच्चे के लिए कुछ कर रहा है। वो सिर्फ इतना जानता है कि ये लुटेरे हैं, ये डाका डाल रहे हैं, बस। इस आक्रोश को मैं इससे ज्यादा कुछ मानता ही नहीं। ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पूरे समाज में एक इस तरह का परसेप्शन प्रिवेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन, स्कूल मालिकान या स्कूलों की तरफ से भी खुद को दुकानदार के रूप में साबित कर लेना या प्रेजेंट करना या व्यवहार करना, ये पक्ष भी तो हो सकता है क्या? एक मिनट बताइए ना, कहां स्कूल दुकानदार के रूप में खुद को प्रेजेंट करता है? सुनिए, मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जब उद्भव हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बनाया कि स्कूल जो है मजबूर करते हैं अभिभावकों को स्कूल से ही ड्रेस और कॉपी किताब खरीदने के लिए। हमने कहा चलो, हमने बाजार में एक दुकान को ठेका दे दिया कि भैया तुम लोग, अच्छा एक को नहीं दिया, पूरे ओपन मार्केट में बोल दिया क्या हम नहीं बेचेंगे, तुम लोग बेचो। अभिभावकों को बोल दिया कि ये दुकानदार है, इसके अलावा और भी होंगे 3-4, खोजो ले आओ। सर 3 महीने में पेरेंट्स रोते गिड़गिड़ाते घुटनों के बल स्कूल मैनेजमेंट के सामने आए कि प्लीज किताबें आप दीजिए। उन दुकानदारों ने तो रुला दिया है, रुला दिया है, और लूट की हद है। दुकानदार साफ कहता है कि इतनी स्टेशनरी अगर लोगे तो किताब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हर किताब को जबरदस्ती उस पे एक प्लास्टिक की पन्नी बाइंडिंग करके 20 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे थे। एक पेंसिल या कुछ ऐसे पता नहीं 2.5 या 3 रुपए की दे रहे थे, इतना बंडल लेना पड़ेगा। उसने कहा जी मेरी खुद की स्टेशनरी की दुकान है, ये पेंसिल ये कॉपी इतने की आती है, ये दुकानदार इतने की दे रहा है। सर पेरेंट्स रो दिए, और उसके बाद एनसीईआरटी की किताब बेचते नहीं है, कहता नहीं वो जाके जालंधर से लेके आओ, नहीं है किताब, फलानी किताब आई, बोले नहीं है। 3 महीने तक एनसीईआरटी की किताब आई नहीं कि पता नहीं कोई विषय था एक क्लास का। अंत में मुझे दिल्ली से मंगानी पड़ी वो किताब स्कूल के लिए। सर पेरेंट्स खुद मजबूर करते हैं स्कूल को। हर पेरेंट को क्लासरूम एसी चाहिए। सुनिए, स्कूल बस एसी चाहिए। स्कूल बस में एक ड्राइवर, एक खलासी और एक महिला अटेंडेंट होनी जरूरी है। स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। स्कूल बस लो फ्लोर होनी चाहिए। स्कूल बस में एक को बच्चा स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। है साला पैसा लेता है, पैसा मांगता है तुम हमसे। एक ड्राइवर, एक खलासी, एक महिला अटेंडेंट, और स्कूल बस मुझे दरवाजे पे चाहिए, गांव के चौराहे पे नहीं भेजूंगा, 100 मीटर दूर बच्चा नहीं भेजूंगा। उसके बाद पेरेंट कहता है पैसा भी देना पड़ेगा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट।
गांव की गलियों में हमारी एक स्कूल बस गांव की गलियों में घुसती थी। हमने पूरे गांव से रिक्वेस्ट किया कि यदि आप सभी बच्चे इस गांव के चौराहे पे जहां इजीली बस टर्न कर जाती है वहां भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। ना ना, पैसे देता हूं, मेरे घर के सामने से बच्चा उठना चाहिए। और हर दरवाजे पे 3 मिनट वेट कर, अभी मेरा बच्चा नाश्ता कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस द पेरेंट्स डिमांड। 35 साल का अनुभव बता रहा हूं स्कूलों का। ठीक बात। उसके बाद एसी स्कूल बस चाहिए आपको, पैसा नहीं देंगे। एसी एसी क्लासरूम चाहिए। सर जब आप स्कूल को शोरूम बना, और ये डिमांड कहां से आती है? पेरेंट्स की तरफ से आती है। मैं आज भी पेड़ के नीचे बच्चा बैठा के पढ़ाने को तैयार हूं, टाट पे। शिक्षा की गारंटी लेता हूं, जो शिक्षा दे दूंगा बड़े से बड़ा एसी स्कूल नहीं दे सकता। बट नहीं, स्टेटस स्कूल आज समाज में स्टेटस सिंबल है। निश्चित रूप से इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपने अभी जब कहा ना वो कि स्कूल से किताब कापी और यूनिफॉर्म देने वाली बात जब आपने बाजार पे ठेल दिया तो उसके बाद क्या अनुभव हुआ? मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील मिलता ही है, उसी के साथ उनको प्रॉपर सारी किताबें मिलती हैं, स्कूल बैग मिलता है और जूता, और उसके साथ पूरा यूनिफॉर्म मिलता है। पहले व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ये थी कि पैसा जो है वो स्कूल के अकाउंट में आता था और जो वहाँ की प्रिंसिपल होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सारे बच्चों के नाप के ड्रेसेस ले आए, जिसमें कि स्वेटर भी शामिल है, जूता भी शामिल है और बाकी 2 सेट, और बच्चों को उनके हिसाब से उसको बांट दिया जाए 2-2 सेट। बीते साल 2 सालों पहले सरकार ने ये व्यवस्था की कि नहीं साहब, अब हम सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पेरेंट्स के, वो जो ड्रेस का मद है। क्योंकि ये आरोप होता था कि इसमें टीचर्स इतना चुरा लेते हैं, लोग इतना खा लेते हैं, इसमें इतनी कमीशनबाजी चलती है। तो सरकार ने कहा ठीक है, अब चूंकि सारे जनधन अकाउंट हो चुके हैं, सारे पेरेंट्स के पास अकाउंट है, गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस पेरेंट्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो स्कूलों से लिंक कराया गया सबको और पैसे सबके पास चले गए। आपने जो कहा ना कि महीनों किताबें नहीं आई, साहब यहाँ सालों पूरा सत्र बीत गया और बच्चों के पास स्कूल ड्रेस नहीं आई। पता क्या चला? जब पेरेंट्स मीटिंग यहाँ भी होती है सरकारी स्कूलों में भी, तो फीडबैक ये था कि माता पिता के अकाउंट में पैसे गए और उन्होंने उसको किसी और मद में खर्च कर दिया। क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूल है, कोई बाहर निकाल नहीं सकता, तो बच्चे वही फ्रॉक, वही स्वेटर, वही घर का कपड़ा पहन के आते हैं। आज स्थिति ये है कि आप किसी भी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में चले जाइए तो आपको बच्चों का जो प्रतिशत पहले 100% होता था यूनिफॉर्म में, अब वो बमुश्किल 20 या 30% होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जन भावना एक ऐसी है कि अगर कोई सेवा प्रदाता हमको जो है सेवा दे रहा है और उसके बदले पैसा ले रहा है, तो ऐसी क्यों प्रवृत्ति है कि उसको लुटेरा मान ही लिया जाता है बाय डिफॉल्ट? सर मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। ये पेरेंट्स की एक प्रवृत्ति है। मैं अपने स्कूल में बैठा था चेयर पे अपनी, तो पेरेंट्स आते थे और फीस में कंसेशन मांगते थे, 1000, 2000, 5000 रुपया, मैक्सिमम 5000। तो एक बार एक महिला आई, तो जैसे ही वो आके बैठी तो मुझे तो मालूम था ये क्यों आई है। तो मैंने पूछा, अरे गुच्ची का पर्स कितने का होगा? मैंने कहा 1.5-2 लाख का तो होगा। शर्म आ गई। अब वो फर्स्ट कॉपी था, डुप्लीकेट था, ये मुझे मालूम। तो पर मैंने गुच्ची का पर्स पहले ही टोक दिया उनको। फिर जब अब वो उनको काटो तो खून नहीं है, वो कंसेशन मांगे तो किस मुंह से मांगे। खैर वो इतनी ढीठ थी, उन्होंने मांगा तो मैंने कहा मैडम एक गुच्ची दे पर्स दी था, इज्जत कर लियो तुसी। गुच्ची दा पर्स लेके घूमन वाली मां
अपने बच्चे की फीस 2000 तक कंसेशन मांग दी है। तो मैं कहा शर्म करो यार, क्योंकि वो ना मेरे थोड़ी सी परिचित थी, तो मैं उनसे थोड़ा सा मुंह लगा भी था, तो मैंने उनको कंसेशन नहीं दिया। सर, मेरा 35 साल का अनुभव है कि यदि कोई आर्थिक दिक्कत आती है, सुनिए, तो सबसे पहले कटौती इस बच्चे की पढ़ाई पे होती है। मैंने आज तक किसी पेरेंट को अन्य मदों में कटौती करके बच्चे को नहीं, सबसे पहले बस स्कूल की फीस रख लो। लॉकडाउन के दौरान पंजाब में सरकारी कर्मचारी को तो टाइम से तनख्वाह मिल रही थी, और खेती बाड़ी तो बंद नहीं न हुई थी पंजाब में। हमारे स्कूल के 85% पेरेंट्स किसान है और बड़े किसान हैं, और बाकी करीब 12% हमने डाटा निकाला हुआ बकायदा, 12% लोग सरकारी कर्मचारी हैं। तो इनकी फीस क्यों रुक गई सर? हम फीस नहीं देंगे क्यों? स्कूल तो लग ही नहीं रहा, जबकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो फिर मुझे पेरेंट्स को समझाना पड़ा कि ये जो 40, 50, 55 लोगों का स्टाफ है जिनको हम सैलरी देते हैं, इनका पेट भी तो पालना है कि नहीं पालना है? ठीक बात। तो सर, पेरेंट्स का एक एटीट्यूड है, सबसे पहले कटौती बच्चे की पढ़ाई पे करते हैं। सबसे पहले अगर आर्थिक दिक्कत आ गई तो स्कूल की फीस रोक लो। उनको स्कूल की फीस देने से का ये अंदर ये भाव पैदा होता है कि नहीं, ये स्कूल तो हमको लूट रहा है। अच्छा, दूसरा, हाँ जी, दूसरा एक पहलू, एक बार मेरे स्कूल में एक बहुत बहुत शानदार, बहुत गजब का टीचर इंटरव्यू देने आए। हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे पास लगभग 200 बायोडेटा थे। तो मैं इंटरव्यू ले रहा था, मेरी पत्नी साथ बैठी थी और एक पैनल था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो ही वाज अ वेरी सीनियर टीचर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, मैथ्स फिजिक्स ये उनका सब्जेक्ट था। तो उन्होंने मुझसे मांगा 1 लाख रुपया। तो मैं मन में सोच रहा था कि मैंने कहा ये आदमी अगर 1 लाख रुपए में भी आ जाता है तो बहुत सस्ता है। वो आदमी इससे ज्यादा डिजर्व करता था। उधर बिहार साइड के कहीं के रहने वाले थे, पर हम इतना अफोर्ड ही नहीं करते सर। पता है क्यों? क्योंकि 35 बच्चों की क्लास होती है, जिसमें से 30 बच्चों की फीस रियलाइज होती है, 5 की फीस मर जाती है, इससे ज्यादा की भी मर जाती है। 30 बच्चों से आप कितना पैसा ले लेंगे कि स्कूल को, 30 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों से आप कितना पैसा ले लेंगे कि अपने टीचर को 1 लाख रुपए सैलरी दें? बताइए। अच्छा, ये 5 बच्चों के अलावा सर, ये 5 बच्चों की फीस के जो मर जाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? ऐसा किस परिस्थिति में होता है? मेरे लिए ये नई बात है। अरे क्या 5, 15 की भी मर जाती है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कैसे? वही तो जानना चाह रहा हूं। नहीं देते, फीस नहीं देते, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसीलिए स्कूल को अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते हैं फीस वसूली के लिए। हमारी एक अभिभावक ने 2 साल बच्चा हॉस्टल में रखा, फीस नहीं दिए, चेक दिया, चेक बाउंस कर गया, चेक भी अपने किसी दोस्त का दिया, आज तक चेक बाउंसिंग का केस हमको लगाना पड़ा। स्कूल की कंप्लेंट कर दी सीबीएसई में और पता नहीं कहां कहां मानवाधिकार आयोग तक, फीस नहीं दी। फीस नहीं दी 2 साल की हॉस्टल की। आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, चेक बाउंस हो गया, या हो गया, वाह हो गया, कर लीजिए, क्या करेंगे। ठीक बात। लेकिन सर, अब स्कूलों का पक्ष आपसे जानने को मिला। अब जरा हम समाज और पेरेंट्स की तरफ अगर आए, तो क्या ये सही नहीं है कि अगर इस तरह की कोई दुखद घटना हो जाती है, हालांकि उसमें एफआईआर हो गई है, 2 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी होगा या केस इन्वेस्टिगेट होगा तो जैसा होगा वो तो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है, वो कानूनी काम है। लेकिन क्या इस तरह का घटनाएं फिर से न हो या बिल्कुल न हो,
इसको रोकने के लिए एक जो थोड़ा इस तरह का अप्रोच, बदलाव, एक मानवीय अप्रोच, और मैं ये नहीं कहता हूं कि अमानवीय अप्रोच होता है स्कूल स्टाफ का, लेकिन फिर भी 17 साल की एक बच्ची स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाती है, तो इस लेवल का आखिर एम्बरेसमेंट कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि इस केस में अगर हम बात करें आजमगढ़ वाली घटना में, तो कहीं थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया बच्ची के साथ स्कूल स्टाफ द्वारा, ऐसा लगता है क्या? सर देखिए, कितना ज्यादा हुआ हुआ कि नहीं हुआ ये जांच का विषय है। पर ठीक बात है। वो बच्ची एक मनोरोगी थी। सर अगर इस तरह लोग इसी जरा सी एम्बेरसमेंट या ज्यादा सी एम्बेरसमेंट, जिंदगी में एम्बेरसमेंट कहाँ नहीं होती यार। आपकी लाइफ में एम्बेरसमेंट नहीं हुई, मेरी लाइफ में एम्बेरसमेंट नहीं हुई, आपको कभी आपके फादर ने नहीं डांटा, या मुझे मेरे हम्म। बाप ने कभी नहीं डांटा, या हमने अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा है। और हम हमारी बात छोड़ दीजिए, लाइफ में उनको कहां कहां एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती है। कितने लोग छतों से कूद जाते हैं, तो जो छत से कूद जाता है वो मनोरोगी होता है। हम्म। ये मनोरोग है। रजनीकांत की फिल्म फ्लॉप होने पर तमिलनाडु में लोगों ने आत्महत्या की है। क्या है ये? विदर्भ का किसान आत्महत्या करता है, यूपी बिहार में किसान नहीं है क्या? पूर्वांचल में आज तक पूर्वांचल में और बिहार में कोई आत्महत्या सुनी है आपने? और जिस दिन सचमुच जांच हो जाएगी पता लगेगा कि कृषि के अतिरिक्त अन्य कारणों से ये सारी आत्महत्याएं हुई हैं। पर भारत का समाज ये एक ऐसा दुखद पहलू है जिस पे बात ही नहीं करना चाहता। उस बच्ची ने किन कारणों से आत्महत्या की? क्या वाकई स्कूल में एम्बेरस होने के कारण की? आप बताइए ना। हम्म। तो आत्महत्या करना एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। लेकिन सर ये भी तो है, वो बच्ची मात्र 17 साल की बच्ची, क्लास 10वीं की बच्ची, वो इतनी इमेच्योर रही होगी, तो आखिर ये भी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई प्रवृत्ति ऐसी ना हो, लेकिन उसके बाद भी घटना उससे हो गई। 17 साल की बच्ची है सर, तो उससे हो सकती है, ऐसी घटना हो गई। सर एक बात बताइए, मेरा सबसे पहला तो आज तक सबसे पहले तो मुझे ये डाटा चाहिए कि माँ बाप के डांटने धमकाने या दो पड़ाका मार देने पे आज तक कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। उनमें से कितने माँ बाप के खिलाफ हत्या का केस चला है? नंबर वन। पहला सवाल मुझे मेरा आपसे या समाज से है, मुझे इसका डाटा दीजिए। या कोई एक बताइए, कोई एक केस पूरे देश में बताइए जब माँ या बाप ने डांटा और बच्चा ट्रेन के नीचे कट गया और उस पर हत्या का केस चलाया गया हो इस समाज द्वारा। कोई एक केस बताइए पिछले 50 साल में। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि टीचर्स और प्रिंसिपल माँ और बाप से कहां अलग हैं? आप मुझे बताइए। Why should a teacher be not treated like a mother? मेरी पत्नी जो है ना प्रिंसिपल हैं और एक ही स्कूल में पिछले 14-15 सालों से हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जो एकदम 5 साल के 4 साल के जो बच्चे आए थे ना, 3.5 साल के, आज वो कनाडा में रह रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी। और वो जब एकदम 3-3 4-4 साल के थे ना, तो मेरी पत्नी जो है वो उनको टेबल पर बैठा लेती थी और उनकी चुम्मियां ले लेके ना उनके गाल गाल लाल कर देती थी। बल्कि एक दिन एक पेरेंट आई, उसने बोला मैडम मेरे बच्चे के गाल लाल हैं, इसको किसी ने काटा है। तो मैडम ने बोला नहीं वो मैंने काटा था, मैंने इसकी बहुत सारी चुम्मियां ली थी। तो लोगों ने बताया मैडम है। मतलब एक बार वो एक पेरेंट स्कूल में आए तो उनकी गोद में एक बच्चा सो गया था। तो अभिभावक को लगा कि मैं ये मैडम का बच्चा है और इनकी गोद में सो गया है। तो उसने बोला कि ये तो अड्डा न्याणा है। तो वो बाई चांस लैपटॉप खुला हुआ था, तो उसमें नन्हे और दानू की, नन्हे की 100 किलो का नन्हे था, उसकी फोटो थी। कहते नहीं थी जी ये तो स्कूल का बच्चा यार, मेरा भी अजय छोटा ही है। उन्होंने ना लैपटॉप उसके आगे कर दिया, तो नन्हे 114 किलो के पहलवान जो है कुश्ती लड़ने के, बोले ये आपका बेटा है, इतना बड़ा है आपका बेटा? बोले हाँ जी मेरा बेटा तो ये है। पर पेरेंट्स को ये भी गलत फहमी जाती, बच्चों को ये गलत फहमी जाती थी कि ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है या मेरी माँ है।
सर बच्चे जब 12th क्लास में जब फेयरवेल दे के जाते हैं ना, तो मेरी पत्नी से लिपट के रोए हैं बच्चे। और एक बात बता दूं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मैं सबसे पहले उसकी स्क्रीनशॉट या लिंक अपनी पत्नी को भेजता हूं। और प्रिंसिपल्स तो अक्सर गिरफ्तार हो रहे हैं। हमारे कपूरथला में भी एक स्कूल ऐसा ही हुआ, और उसमें मैंने कहा था स्कूलों से, है सब मिलकर हड़ताल करो, क्योंकि वो भी एकदम नाजायज पूरे स्कूल मैनेजमेंट को फंसाया गया था। उसमें तो स्कूल के मैनेजर, उनकी पत्नी, जो मैनेजिंग कमेटी थी, 8 या 9 लोग गिरफ्तार किए थे इसी आम आदमी पार्टी की सरकार में। कपूरथला की बात है, मैं आपको पूरा डिटेल में थोड़ा सा बोल रहा हूं। ऐसे ही एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो सर हमारे स्कूल में मेरी पत्नी को बच्चे, मां ने क्या प्यार दिया होगा यार, जो मेरी पत्नी ने अपने स्कूल के बच्चों को दिया है। तो वाई शुड अ स्कूल टीचर और प्रिंसिपल बी ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल? जो औरत इतना प्यार कर रही है बच्चों को अपने स्कूल में, उसने कभी डांट दिया? और एक दिन कोई बात हुई थी 10वीं क्लास के में, लड़कियों को ऐसे झोंटा पकड़ के चप्पल से मारा था मेरी वाइफ ने, पूरी क्लास के सामने, पूरी क्लास में इकट्ठा किया। कोई बात हुई थी, पूरी क्लास की क्लास ले रही थी, वो अपने ऑफिस में पटक के झोंटा, चप्पल निकाल के मारी, 4 चप्पल एक लड़की को। बोलिए, ये खुद मैं अपने अपने आंखों देखी बातें बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो नवाचार, अब देखिए सरकारी जो पाठ्यक्रम है, जो मेरी जानकारी है, अब नवाचार एक आया है। नवाचार में क्या है, आप बच्चों का अधिकार वो आप जानते ही हैं, एक कानून है बाकायदे। अब तो अध्यापकों को डर भी लगता है। तो ये तमाम उपाय बिल्कुल किए गए हैं, जो सरकारी और कानूनी उपाय हैं बिल्कुल हैं। अब आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, आपने एडमिट किया, ठीक है। वो एक देखिए, टीचर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच का एक जो व्यवहार होता है, उसमें होता है ना कि भाई हमें आपसे पूरी तरह से समर्पण है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, तो हमने अपने बच्चे को आपके ऊपर छोड़ दिया, या बच्चे को अपने टीचर से पूरा भरोसा है तो उसने उनकी हर बात मान ली। लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना, इसको एक स्टैंडर्ड आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बनाना पड़ेगा ना, जहां पर एक एसओपी हो जो फॉलो होती हो, उसकी भी व्यवस्था है। ऐसे में पेरेंट्स का दोष और स्कूल का दोष, अगर इनको मैं आपको कंक्लूड करते हुए चर्चा को कहूं कि कितना कितना दोषी आप दोनों पक्ष को मानते हैं ऐसी दुखद समस्याएं या ऐसी दुखद घटनाएं जब सामने आती हैं। सर, नॉर्वे वाली घटना याद है? एक हिंदुस्तानी परिवार अपने दुधमुहे बच्चे को अपने साथ सुलाता था। नॉर्वे की घटना है, याद है ना? तो बड़ा चर्चित कांड है। नॉर्वे की सरकार ने पहले 1-2 बार वार्निंग दी, और उसके बाद वो बच्चे सरकार ले गई और पेरेंट्स को शायद डिपोर्ट कर दिया, कुछ हो गया। फिर भारत सरकार को शायद इंटरफेयर करके उन्होंने वो देश नॉर्वे छोड़ दिया इसी चक्कर में। तब जाके उनको उनके बच्चे 1.5 साल बाद वापस मिले थे। सर वो नॉर्वे है, सर ये हिंदुस्तान है। वहां तो इंग्लैंड में रोज आना स्कूल अपने बच्चे को ये सिखाता है कि मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं, मम्मी ने डांटा तो नहीं, पापा ने कभी तुमको एक पड़ाका वैसे मारा तो नहीं धीरे से, हैं? अगर पापा कुछ कहेंगे तो 911 पे फोन कर देना, हम तुम्हारे पापा को जेल में डाल देंगे। तो इंडियन पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या वहां ये भी है कि 911 आ जाती है घर पे अगर बच्चों को डांट दो। सर समस्या यह है कि ये हिंदुस्तान है सर, प्लीज इसको नॉर्वे मत बनाइए, पहली बात। और ये रातों रात नॉर्वे नहीं बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात, असल में हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुड़गांव है। एक दूसरा है जो जिला गाजीपुर का गांव महापुर है, यह आपका गांव है। सर ये इस इंडिया में एक नया वो जो नवाचार है ना सर वोकिज्म भी तो नवाचार ही है। आज आप अगर इंग्लैंड का करिकुलम देख लेंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, माथा फट जाएगा। बाकायदा वहां करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है
वो किस्म कि जो ट्रांसजेंडर हैं या जो शरीर लड़के का है परंतु अंदर से लड़की है, तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या, ये सब करिकुलम का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक बार एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो सर ये बताऊं मैं आपको, रातों रात इस देश को नॉर्वे मत बनाइए प्लीज। ये जो नवाचार है ना, ये सर हम लोग गुरुकुल पद्धति वाले लोग हैं, और सर लाखों हजारों सालों से हम लोग गुरुकुल पद्धति से पढ़ते पढ़ाते आए हैं। वी आर अ जॉइंट फैमिली सोसाइटी, जहां बच्चे को, आज भी मेरे बेटे को 7 साल की उम्र में पता चला था कि जिसको मैं मम्मी कहता हूं असल में वो दादी है, और जिसको मोनिका बोलता हूं असल में वो माँ है। सर हम जॉइंट फैमिली के लोग हैं सर। हमारा बच्चे पालने का तरीका सर नॉर्वे, अमेरिका, इंग्लैंड वालों से अलग है। सर हमें रातों रात जबरदस्ती बांध के पीट के चारगोजी मार के नॉर्वे मत बनाइए। मेरी ये इन मीडिया वालों से और इन समाज के इन लोगों से एक बात बताइए ना, कोई टीचर आपका बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, ऊपर पढ़े, वो भोजपुरी में कहते हैं ना ऊपर पढ़े, हम लोग अगर अपनी वाली भाषा में कहें तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे कि तुम साले मत पढ़ो, डैश डैश कराओ। पढ़ लोगे साले तो इंजीनियर बनोगे तो अपने बाप को अपने लिए कमा के दोगे, हमको क्या घंटा दोगे। मत पढ़ो। अगर आज की तारीख में इस घटना से प्रेरित होकर सारे टीचर्स इस देश के यही एटीट्यूड अपना लें, पढ़ो पढ़ो चाहे ऊपर पढ़ो, हमको नहीं किसी साले को डिसिप्लिन करना है। हम आएंगे एक रोबोट की तरह पढ़ाएंगे, हम नहीं पूछेंगे तुम पढ़े कि नहीं पढ़े। आप चाहते हैं कि इस देश के टीचर्स ये एटीट्यूड अपना लें, रोबोट बन जाएं? आप इसी तरह सबको, एक टीचर ने डांट दिया और तुम जेल उसको डाल दो। एक तो एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, कौन किस सोच का है टीचर उसके अंदर घुस के नहीं दे सकता। अगर इसी तरह बच्चे तिमंजिले से कूदने लग गए ना तो रोज 2-4 कूदेंगे सर। और आप इसी हिंदुस्तान से ही तो टीचर्स अपॉइंट करेंगे। यूरोप में हर बच्चे का बेडरूम होना अलग है, माँ बाप खटखटा के। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से जो जी सुनिए, यूरोप में 14 साल की बच्ची डेट पे जाती है तो मां बैग में कंडोम रख के भेजती है। सर प्लीज, दुहाई भाग, इसको भारत रहने दीजिए प्लीज सर। इसको नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड मत बनाइए। भगवान न करे वो दिन हमको देखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आती है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम अचानक रातों रात हमारे संस्कार न बदलिए, और एक जो सांस्कृतिक जो डिफरेंस है, एक जो कल्चरल डिफरेंस है, उस डिफरेंस के हिसाब से एक समाज दूसरे समाज के बिल्कुल पैरेलल लाके जबरिया खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आती है। बाबा जी, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ रिएक्ट करेंगे, और एक होता है ना कि जैसे हम भी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकते थे, हम भी ये कह सकते थे हाय रे स्कूल वालों को फांसी पे टांग दो, स्कूल वालों को उल्टा लटका दो, सबको बिल्कुल मार डालो, लेकिन वह भी हमारे ही समाज के हिस्से हैं। वह टीचर या स्कूल का स्टाफ, वह भी किसी भी समय स्कूल के तुरंत बाद या स्कूल में रहते हुए माँ बाप भी होता है। और निश्चित रूप से तो मुझे लगता है कि समाज के वो भी हिस्से हैं, वो कोई आइसोलेटेड सोसाइटी नहीं है। स्कूल का स्टाफ और स्कूल का प्रबंधन कोई मंगल ग्रह से तो आता नहीं, इसी समाज से आता है। इसलिए एक जो समन्वय है भावनाओं में, ठीक है, बच्ची की दुखद मौत हुई है, उसके पेरेंट्स के दुख के साथ बाकी सारे लोग शामिल हैं। अबोध बच्ची थी, नहीं समझ पाई, कैसे प्रेशराइज हो गई, खैर ये जांच का विषय है। अगर कोई दोष भी निकलता है तो उसकी भी सजा मिलेगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, और कार्रवाई भी तुरंत हुई है। तो उम्मीद है कि हमने चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की, थोड़ी सी कड़ी बातें लोगों को लग सकती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई यही है। और सच्चाई का विश्लेषण जब तक हम नहीं करेंगे, सच्चाई को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस जैसी या किसी जैसी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। बाबा जी, आपने हमें जी
सर मैं लास्ट क्लोजिंग रिमार्क दे रहा हूं। टीचर का स्थान, जो सचमुच गुरु है, उसका स्थान मां बाप से ऊपर है। जो नियम कायदे कानून और जो सामाजिक व्यवस्था मां के लिए है, वही बच्ची को पढ़ाने वाली टीचर, क्लास टीचर और प्रिंसिपल के लिए लागू कीजिए। तभी ये देश चल पाएगा, तभी ये भारत रहेगा। इसको भगवान के लिए भैया स्वीडन नॉर्वे मत बनाओ। बस इतनी बात कहनी। बिल्कुल सही बात है। और बाबा जी, आपने जिस तरीके से सम्यक तरीके से इस बात को रखा, तो मुझे लगता है कि एक नए तरह की सोच, एक नए तरह का विचार, और जो कि सच है, जो सत्य है, सही के धरातल पे है, उसको बनाने में मदद मिलेगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप सच को सच की तरह, खरे सच की तरह स्वीकार करेंगे और उसका मंथन करेंगे, तो इस तरह की समस्याओं का परमानेंट हल भी मिलेगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया प्रारब्ध के इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आइए करते हैं अपने दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।